नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो हार्दिक अभिनंदन है आपका इस क्लास में। हमने अब तक संधि के 2 भेद पढ़ लिए हैं, स्वर पढ़ लिया है, हमने व्यंजन पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि का तीसरा भेद और आखिरी भेद, और वो है विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि से आप सभी जानते हैं कि जो 2 डॉट लगते हैं उन्हें विसर्ग से कहते हैं, और उसकी भी संधि होती है। विसर्ग किन किन वर्णों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है उसका, वह संधि आज हम पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि क्या है, उससे पहले देखिए आपने व्यंजन संधि पढ़ी है, और उससे भी पहले जो लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा है स्वर संधि। स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है, ठीक है, और उस मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में देखिए 2 व्यंजन भी हो सकते हैं, एक व्यंजन और एक स्वर भी हो सकता है। इस तरह का अगर कोई मेल होता है वर्णों का, और उस वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं स्वर। ठीक है, स्वर का किसी व्यंजन के साथ में या किसी स्वर के साथ, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग का किसी व्यंजन या किसी स्वर के साथ में जो मेल होता है और उसके फलस्वरूप जो शब्द अक्षर बन के आता है, यानी कि जो वर्ण बनकर आता है, वह कहलाता है विसर्ग संधि कहलाता है। अब वो किस प्रकार से होती है ये हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। अब देखिए विसर्ग की पहचान यही है कि जो 2 डॉट लगते हैं और इनका उच्चारण ह से होता है। ठीक है, ह, क्या बोलेंगे इसे, ह भी बोल सकते हैं, अ और ह इनसे भी बोला जा सकता है, और इसका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, ह यहाँ सिर्फ कंठ से, जब हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे तब आपने देखा था कि जो अह यानी कि विसर्ग का अकुह विसर्जनीय कंठ, यानी कि अ और जो क वर्ग है और विसर्ग है और ह है, ये सारे कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, यही पढ़ा था। तो इसका उच्चारण स्थान है हमारा कंठ। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जब विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग हम एक डॉट के रूप में बना सकते हैं यहाँ पर, कि जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तब उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ये तो एक शाब्दिक परिभाषा है कि विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन का मतलब है ऑब्वियसली कोई वर्ण ही आएगा, कोई व्यंजन ही आएगा, तो वह परिवर्तन है। विसर्ग का कोई व्यंजन रूप ले लेना, ठीक है, वह क्या कहलाएगा, उसका परिवर्तन या विकार कहलाएगा या बदलाव कहलाएगा। हमने विसर्ग हटा दिया और उसके स्थान पर हमने कोई, मान लीजिए मात्रा भी लगा दी, ठीक है, किसी प्रकार की मात्रा में कन्वर्ट कर दिया, या किसी रेफ की मात्रा लगा दी, या आधा स लगा दिया, आधा श लगा दिया, त लगा दिया, कई प्रकार के व्यंजन हो सकते हैं। उसमें अगर विसर्ग कन्वर्ट होता है, यानी कि उसमें विसर्ग का परिवर्तन रूप आता है, तो वह विसर्ग संधि कहलाएगी। ठीक है, और एक और परिभाषा है, ये हम परिभाषा नंबर 1 लिख सकते हैं और ये परिभाषा नंबर 2 लिख सकते हैं और अच्छा समझने के लिए। तो विसर्ग, देखिए 2 डॉट है, विसर्ग के पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, पश्चात का मीनिंग क्या होता है, बाद। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर, विसर्ग के बाद या तो स्वर आए, देखिए ये विसर्ग है, और इसके बाद या तो यहाँ पर स्वर आए या फिर व्यंजन आए, कोई भी आ सकता है, स्वर भी आ सकते हैं और व्यंजन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर प्लस के पहले यहाँ पर हमेशा विसर्ग ही रहेगा। क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा। ठीक है, ये जो स्थिति है, प्लस के पहले वाली जो पद है उसमें विसर्ग होगा, और प्लस के बाद वाली जो स्थिति आती है उसमें स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, विसर्ग के पश्चात यानी बाद में स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। इस स्थान को, अब ये जो मान लीजिए स्वर और व्यंजन आया और यहाँ पर विसर्ग है, तो स्वर से और व्यंजन से जब इसका मेल होगा तो वो कोई और वर्ण का रूप ले लेगा, कोई भी वर्ण यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर यह नहीं है कि विसर्ग ही आएगा, या फिर इनमें से जो स्वर है वो आ जाएगा, या इनमें से जो व्यंजन है वो रूप ले लेगा। इसका कोई नियम के अनुसार, इसके नियम है कि कौन सा व्यंजन आता है तो विसर्ग ये व्यंजन बन जाएगा, कौन सा दूसरा वर्ण आता है तो या स्वर आता है तो ये वर्ण बन जाएगा। इसके अलग अलग नियम है, वे नियम हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए इसके भेद है कि
विसर्ग संधि के कितने भेद है, तो देखिए पहला है सत्व संधि। अब सत्व संधि को भी कई भागों में बांटा है, हम आगे पढ़ेंगे इसे। फिर है उत्व संधि, फिर है विसर्ग का यानी कि रेफ की मात्रा लग जाती है तो इसे रुत्व संधि कहते हैं। फिर विसर्ग का लोप हो जाता है तो उसे लुप्त यानी कि लोप संधि भी कहा जाता है। विसर्ग की मुख्य रूप से 4 संधियां होती है। पहली है सत्व, उत्व, रुत्व और लुप्त्व। ठीक है, ये 4 संधियां मुख्य है और उसके बाद जो संधि आती है वो उसके उपभेदों में मानी जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते विसर्ग के ये जो 4 भेद हैं हमारे, ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं, इनका क्या मतलब है। उसके बाद हम इन भेदों का डिटेल में अध्ययन करेंगे कि क्या इसके उदाहरण हम समझ सकते हैं। तो पहला देखिए सत्व संधि। अब देखिए सत्व संधि का मतलब होता है कि अगर विसर्ग आया है, विसर्ग के स्थान पर आधा स का रूप ले लेगा। ये विसर्ग है, ये किसका रूप ले लेगा, आधे स का रूप ले लेगा। इस तरह से हम हलंत लगा के लिख सकते हैं। लेकिन सत्व भी देखिए स भी 3 प्रकार के होते हैं, स, श, श। ठीक है, यही होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक शत्व संधि, एक होगा हमारा शत्व संधि, एक होगी हमारी सत्व संधि। अगर आधा श आया है तो वो सत्व संधि में बोला जाएगा। अगर श षटकोण वाला आया है तो शत्व संधि कही जाएगी और स स्लेट वाला आया है तो वो सत्व संधि कही जाएगी। ठीक है, अगर विसर्ग का रूप इन रूपों में बदला है तो वह संधि कहलाएगी। लेकिन उसका जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा ना कि किसका भेद है, तो पूरे का जो अर्थ निकलता है कि ये तीनों सत्व संधि ही कहलाती है। लेकिन सत्व के 3 रूप अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको ये अलग बताया है। अब आता है रुत्व संधि। देखिए रुत्व संधि क्या है, जब विसर्ग का र में बदल जाता है। ठीक है, और जब भी विसर्ग किसी वर्ण में बदलेगा तो वो अपने आधे रूप में बदलेगा। मान लीजिए विसर्ग स में बदला तो स पूरा न होके इसका आधा रूप आएगा। विसर्ग श में बदला तो ये भी इसका आधा रूप आएगा। ठीक है, और विसर्ग श में बदला तो ये भी इसका आधा रूप इस तरह से लिखा जाएगा। हम यहाँ पर हलंत लगाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं बताना चाहती हूँ कि जो रुत्व संधि है यानी कि जब विसर्ग र में कन्वर्ट होगा तो अपने आधे रूप में होगा। आधा र इस तरह से कभी नहीं लिखा जाता है, आप सबने देखा होगा। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा कर्ण, तो ये जो र है वो आधा है। अब हम इसे ऐसा न लिख के हम इस र को रेफ में बदल देते हैं। जब हम मात्रा पढ़ते हैं, जब बहुत छोटी कक्षा होती है उसमें हम जब मात्रा पढ़ते हैं, र पदेन की मात्रा, र रेफ की मात्रा, र की मात्रा, ठीक है, ऋषि की मात्रा है, तो ये सब अलग अलग मात्राएं होती है। तो ये जो ऊपर वाली मात्रा होती है वो आधे र की होती है और उसे र रेफ की मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफ की मात्रा, रेफ की मात्रा बोलते हैं इसे। और ये कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रुत्व संधि कि जब विसर्ग र में कन्वर्ट होगा तो वो ऊपर की साइड मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मात्रा जो र की है वो ऊपर की साइड लगेगी किसी भी वर्ण के अंदर। अब आता है उत्व संधि। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब हम यहाँ इनको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी समझने की कि उत्व संधि है तो क्या कहना चाह रही है, रुत्व संधि है तो क्या कहना चाह रही है, सत्व संधि है तो वो क्या कहना चाह रही है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आता है हमारा उत्व संधि। देखिए उत्व संधि क्या गुण संधि से मिलती जुलती है थोड़ी। ठीक है, जब भी विसर्ग के आगे कोई स्वर आता है, ठीक है, तो वह ओ की मात्रा ले लेगा। जो विसर्ग की मात्रा है, विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ की मात्रा में। तो ओ की मात्रा कब बनती है, जब अ और ऊ मिलता है। जब अ और ऊ मिलता है तो क्या बन जाता है, गुण हो जाता है और गुण से ओ की मात्रा बन जाती है। तो इसलिए इसे ऊ बन गया है। ये जो विसर्ग है ये ऊ बन जाता है और ऊ बनने के बाद में ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे कहा गया है उत्व संधि। ठीक है, अब आता है लुप्त। लुप्त का मतलब क्या होता है, छिप जाना या फिर गायब हो जाना। ठीक है, ये होता है लुप्त हो गया, मतलब ये छिप गया, या फिर हम बोल सकते हैं गायब हो जाना। ठीक है,
तो लुप्त संधि में भी यही है कि कई बार ऐसा होता है कि जब विसर्ग संधि है तो जो विसर्ग लगे हुए हैं उनके आगे कई ऐसे वर्ण हैं जो नियम के अनुसार रखे गए हैं, तो जो विसर्ग है वो लुप्त हो जाएगा, यानी कि छिप जाएगा, और जो वर्ण है वो आपस में ऐसे ही जुड़कर बिना किसी परिवर्तन के वहाँ अपनी संधि का रूप ले लेंगे। तो उसे कहते हैं हम लुप्त संधि, कि जिसमें विसर्ग लुप्त हो जाता है, जो वर्ण बचे हुए होते हैं वो अपना एक शब्द का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे संधि के भेद, जिसमें सत्व संधि है। सत्व 3 प्रकार की है, शत्व, शत्व, सत्व। रुत्व संधि है जो रेफ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रकार की मात्रा लग जाती है। उत्व संधि है जिसमें ओ की मात्रा लग जाती है। और लुप्त संधि है जो गायब ही हो जाता है, जहाँ से विसर्ग गायब हो जाता है उसे लुप्त संधि कहते हैं। आगे चलते हैं हम हमारी पहली संधि की तरफ, जो है सत्व संधि। इसका नियम है विसर्जनीय से स, अगर विसर्ग है तो उसका सकार हो जाएगा, सकार यानी कि वह अपने आधे स में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि विसर्ग के सामने खर वर्ण कौन कौन से थे, वर्ग का पहला, दूसरा और श, श, स, ह। ठीक है, अगर ये वर्ण है, ह को यहाँ हटा दिया है, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हम यहाँ वर्ण लिख सकते हैं, और श, श और स। अगर ये वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर सकार, देखिए सकार का मतलब क्या है, स, यानी कि आधा स हो जाता है। कैसे, विष्णु। ठीक है, अब विष्णु के आगे क्या लिखा हुआ है, त्राता, हम यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस का निशान। विष्णु और त्र लगा हुआ है, कोई वर्ण आ गया, संयुक्त वर्ण भी हो सकता है, यहाँ पर हम संयुक्त व्यंजन भी बोल सकते हैं इसे, संयुक्त वर्ण। ठीक है, प्लस संयुक्त वर्ण भी हो सकता है, तो विष्णु त्राता। ठीक है, तो ये जो विसर्ग है ये क्या बन जाएगा, सकार बन जाएगा, और ये हो गया विष्णु त्राता। ठीक है, आगे चलते हम राम च। ठीक है, तो ये जो च है यानी कि पहला दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा, तो वर्ग का पहला दूसरा है यानी कि पहला है, च वर्ग का च पहला वर्ण कहलाएगा, और पहला वर्ण आते ही विसर्ग क्या बन जाएगा, आधे स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रामश्च। ठीक है, ये रामश्च में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो शकार है ये शकार में कन्वर्ट हो जाएगा, शकार। ठीक है, ये शकार का नियम आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि विसर्ग क्या बन जाएगा, सकार बन जाएगा। यदि विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण हो या श, श हो या कोई संयुक्त वर्ण हो, तो जो विसर्ग है वो अपने आधे रूप में यानी कि स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम सत्व संधि। ये तो थी पूरी सत्व संधि। अब सत्व संधि में मैंने 3 भेद बताए थे, सत्व, शत्व, सत्व। ठीक है, तो ये जो सत्व संधि है वो अब आई है यहाँ कि विसर्ग के बाद यदि त है, ठीक है, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स बन जाता है। देखिए ये लिखा यहाँ पर, ये रहा हमारा विसर्ग और यहाँ स है और त भी हो सकता था, तो ये जो स और त है वो अपने आधे उसी रूप में बन जाएंगे, यानी कि आधा रूप बन जाएगा, ये हो जाएगा निसंतान। ठीक है, निहि प्लस संतान निसंतान हो जाएगा। इसी प्रकार से दु प्लस साहस तो दुस्साहस हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि है, ये सत्व संधि है। विसर्ग संधि की सत्व संधि की भी भेद सत्व संधि, जिसमें स ही आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम शत्व संधि। ठीक है, ये आता है हमारा शकार में, इसे हम शकार बोल सकते हैं। विसर्ग से पहले, विसर्ग के पहले मान लीजिए विसर्ग है और उसके पहले कोई शब्द बना हुआ है, ई और ऊ है, हमने नी लिखा। अब आप कहेंगे कि ये तो न है, लेकिन हमें न व्यंजन नहीं देखना है, इस न के अंदर लगी हुई मात्रा को फोकस करना है कि मात्रा कौन सी है, छोटी ई। ठीक है, नी हो गया, यानी कि विसर्ग से पहले यदि ई और ऊ है और बाद में यानी कि इस प्लस के बाद में क ख यानी कि वर्ग का, हम बोल सकते हैं यहाँ पर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण हो, कोई भी हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का श हो जाएगा, यानी कि शकार हो जाएगा। शकार यानी अपने आधे श में वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्या, विसर्ग। अब कैसे, हम एक उदाहरण लेते हैं, नी और हम यहाँ लिखते हैं कपट। ठीक है, नी कपट,
तो देखिए क्या बना, हमने यहाँ नी लिखा। अब विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, और विसर्ग के बाद में कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है, क वर्ग का पहला वर्ण है। क वर्ग का दूसरा भी हो सकता था, च वर्ग का पहला, और दूसरा हो सकता था ट वर्ग का पहला दूसरा, त वर्ग का पहला दूसरा, प वर्ग का पहला दूसरा, ऐसे पहला दूसरा वर्ण और इनमें से कोई वर्ण या फिर हो तो ठीक है। तो क्या होगा, ये जो विसर्ग है वो अपने आधे श में, शकार में, तो देखिए हम इस विसर्ग की जगह श लिख दिया और हम इस कपट को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा निष्कपट। ठीक है, कौन सा वर्ण बना, निष्कपट वर्ण बनकर आया है। अब यहाँ देखिए ये उदाहरण दिया है, निहि प्लस कलंक निष्कलंक, चतु प्लस पाद चतुष्पाद, नी प्लस फल निष्फल। देखिए ये जो वर्ण आए हैं अपने पहले पहले वर्ण आए हैं, ये दूसरा वर्ण आ गया, ये पहला वर्ण है, ये पहला वर्ण है। यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा है, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ छोटी ई की मात्रा है। नियम के अनुसार हमारे उदाहरण है या नहीं है, है ना। तो ये संधि कौन सी कहलाएगी, हमारी सत्व संधि कहलाएगी। और ये किसका भेद है, सत्व संधि का। विसर्ग की जो सत्व संधि है उसी का ये उपभेद माना जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शत्व। इसे शकार बोल सकते हैं जिसमें आधा श रहेगा। ठीक है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर होना चाहिए। अब विसर्ग ठीक है हो और बाद में च छ या श हो, या तो च हो या छ हो या श हो, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाएगा, ये सेपरेट रखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि विसर्ग के पहले स्वर हो कोई भी और विसर्ग के बाद में च छ श हो, तो जो विसर्ग है वो श का रूप धारण कर लेगा, आधे श का। ठीक है, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है निहि। अब नी में क्या है, स्वर है, छोटी ई, इसमें छोटी ई, इसमें छोटा ऊ। ठीक है, वही हमारे पास वही सारे आ गए उदाहरण। ठीक है, नी प्लस चल। अब क्या है, च छ और श होने चाहिए, इसके अलावा और कोई वर्ण नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए। च छ और श, तो ये शत्व संधि कहलाएगी, अन्यथा वह शत्व हो सकती है और सत्व हो सकती है। ठीक है, तो नी और चल है लिखा हुआ है, च से है, तो ये जो विसर्ग है यहाँ पर ये क्या रूप ले लेगा, अपना आधा श का ले लेगा। तो देखिए यहाँ हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, निश्चल को निश्चल, हम इसे ऐसा भी रूप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है ये, देखिए इसमें क्या है, छ, ये हो गया निश्चल। ठीक है, दू यानी कि ऊ यानी कि विसर्ग के पहले स्वर है और विसर्ग के बाद में श है, तो ये हो गया दुःशासन। ठीक है, तो ये सारी संधियां कौन सी कहलाएगी, जिसमें बीच में आधा श आता है, सत्व संधि कहलाएगी। तो ये हमारी सत्व संधि के 3 भेद थे, विसर्ग के पहले 4 भेद, उसमें से सत्व संधि पड़ी। सत्व के 3 भेद है, सत्व शत्व शत्व। ठीक है, ये तीनों के हमने अलग अलग एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे चलते हम, हमारी संधि कौन सी है, ऋत्व संधि, जो दूसरा प्रकार है, विसर्ग संधि का दूसरा प्रकार है। ऋत्व संधि में क्या पढ़ा हमने कि जो र है, विसर्ग है, यानी कि जो विसर्ग है वो आधे र का रूप ले लेगा और अपनी रेफ की मात्रा लगाएगा, और रेफ की मात्रा कहाँ लगती है आप सबको अच्छे से पता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ऋत्व संधि, विसर्ग से पहले यदि अ और आ है, इस प्रकार से विसर्ग लगा दीजिए, यानी कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर, ये नहीं होने चाहिए, कोई भी स्वर है अ आ को छोड़कर ई हो या बड़ी ई हो, ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ठीक है, ए आई ओ औ, कोई भी स्वर हो और वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या फिर यर ल व ह में से कोई वर्ण हो। यहाँ पर देखिए, अब विसर्ग के पहले तो कोई स्वर होना चाहिए, अ आ को छोड़कर हम स्वर बोल सकते हैं, और विसर्ग के बाद में कौन सा, वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, यहाँ पर तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है, या फिर य र ल और वह है, तो विसर्ग का र हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाता है। ये जो विसर्ग है वो इस र में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये वर्ण आते हैं। हम उदाहरण देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है नी प्लस आहार। ठीक है, तो विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है हमारा, यहाँ छोटी ई, और विसर्ग के बाद में क्या है, आ, या फिर आ के बाद में क्या है, ह,
ठीक है, कोई स्वर आता है और स्वर के बाद में ह, य, र, ल, व, ह आता है या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो ये जो विसर्ग है वो र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार बनाइए, यहाँ नी लिखा था, अब ये विसर्ग क्या बन गया, आधा र बन गया। अब इस आधे र में हम आ की मात्रा को जोड़ देंगे तो ये पूरा हो गया निरा, और ये हार क्या बन गया, निराहार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अब एक और उदाहरण लिखती हूं मैं यहाँ पर, दुह प्लस गम। क्या लिखा, दुह प्लस गम। तो दू में कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, तो ये तो एक स्वर आ गया। अब ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, ग। ग कौन सा वर्ण आता है, तीसरे नंबर का वर्ण आता है ग, क ख ग, तीसरा वर्ण आ गया। तो देखिए जो विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, र में। ठीक है, र में कन्वर्ट होगा। तो हम यहाँ जो शब्द बनाएंगे वो शब्द क्या बनेगा, दू बना। दू हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे और इस विसर्ग को अभी र के लिए छोड़ देंगे, और ये जो ग म लिखा हुआ है इसे हम ऐसा ही लिखेंगे। तो ये जो दू ह था तो दूर र हो जाएगा, तो दूर र यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा दुर्गम। क्या बन जाएगा, दुर्गम शब्द का निर्माण हो जाएगा। देखिए जैसे नी प्लस आशा निराशा, नी प्लस धन निर्धन, विसर्ग क्या हो गया, र। अब यहाँ पर भी विसर्ग र हुआ है लेकिन आ की मात्रा लग गई है इसलिए वो पूरा लिखा गया है निराशा। अगर स्वर है तो वो पूरा र, रा, री, री, रू, रू, रू ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, और अगर स्वर नहीं है, स्वर नहीं है यहाँ पर, तो हम उसे उसके अगले वाले वर्ण के ऊपर रेफ की मात्रा के रूप में लिखाएंगे। ठीक है, अगर स्वर नहीं है, कोई व्यंजन ही आया है तो व्यंजन के ऊपर अगले, मतलब कि विसर्ग के बाद जस्ट बाद जो वर्ण आता है उस वर्ण की रेफ की मात्रा के रूप में वो लिखा जाएगा। तो ये कौन सी संधि हो गई हमारी, रुत्व संधि हो गई। ठीक है, तो रुत्व संधि में क्या होता है, रेफ की मात्रा लगाई जाती है। हम यहाँ लिखेंगे रेफ की मात्रा क्या हो गई, कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, जैसे हम और शब्द लिख सकते हैं, दुर्गम, निर्धन। ठीक है, इस प्रकार से हम शब्द लिख सकते हैं। तो ये था हमारा रुत्व संधि। अब पढ़ते हैं हम उत्व संधि। देखिए उत्व संधि का मैंने आपको क्या चिन्ह बताया था, ओ बन जाता है, यानी कि गुण हो जाता है। ठीक है, गुण का रूप ले लेगा। विसर्ग के पहले यदि अ है, हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि अ है, विसर्ग के पहले यहाँ अ की मात्रा है, मान लीजिए क है तो वो भी अ गिना जाएगा। ठीक है, अ, और बाद में भी अ, और यहाँ पर भी अ है, अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, और उसके बाद में यहाँ पर तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आता है। ठीक है, या फिर यर लव हो तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विसर्ग क्या बन जाएगा, ओ का रूप ले लेगा। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर हमने लिखा मनः। ठीक है, तो मनः के पहले, विसर्ग के पहले क्या है, न के अंदर अ छिपा हुआ है। इसमें भी देखिए विसर्ग के पहले ध के अंदर अ छुपा हुआ है। इसमें भी देखिए न के अंदर, विसर्ग से पहले न के अंदर अ छुपा हुआ है, क्योंकि ये हल वर्ण नहीं है, ये पूरे अक्षर कहे जाएंगे जिसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों है। ठीक है, जिसमें स्वर व्यंजन दोनों वर्ण होते हैं वे अक्षर कहलाते हैं। तो ये पूरे अक्षर है न, ध और न। अब उसके विसर्ग के बाद देखिए अ है, यहाँ पर, यहाँ तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण बोला है। कौन सा कहा है, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ ग है और यहाँ ब है। ठीक है, तो ग भी तीसरा है और ब भी तीसरा वर्ण आ जाता है। और फिर कहा गया है कि जो विसर्ग, अगर इस तरह की स्थिति आती है, या फिर अ है, अगर इस तरह की स्थिति आती है तो ये जो विसर्ग है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ मनोनुकूल हो जाएगा। ठीक है, मन प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। अध प्लस गति, अधोगति। इस ध के अंदर, यानी कि विसर्ग के पहले जो वर्ण लिखा हुआ है, अक्षर लिखा हुआ है, उस अक्षर में ओ की मात्रा जुड़ जाएगी और आगे के वर्ण ऐसे ही लिखे जाएंगे, जो शब्द है वो फिर निर्मित हो जाएगा। ठीक है, अधगति, अधोगति, मन बल, मनोबल। ठीक है, मनोगति, मनोगति भी लिख सकते हैं हम, मन प्लस गति। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखा है यहाँ पर कि विसर्ग के पहले क्या है,
न है, और न में क्या है, कौन सा स्वर है, अस्वर है, और विसर्ग के बाद में क्या है, वर्ग का तीसरा व्यंजन है, क ख ग तीसरा व्यंजन है, तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो क्या बन गया, ये म न लिखेंगे और विसर्ग की जगह हम ओ की मात्रा लगाएंगे और फिर गति लिख देंगे, तो ये क्या बन गया, मनोगति शब्द बन गया। ठीक है, हम लिखते हैं और मन प्लस हर, ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पर, मनोहर, मनोहर, क्योंकि जब विसर्ग का ओ बन जाएगा तो वो उत्व संधि कहलाएगी। अगर विसर्ग का स श श बनता है तो सत्व संधि कहलाती है। अगर विसर्ग का र रेफ की मात्रा या आधा र बनता है और स्वर के साथ में वो लिखा जाता है तो वो रुत्व संधि कहलाती है। और यदि विसर्ग का ओ हो जाता है तो वह उत्व संधि कहलाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम विसर्ग की लुप्त संधि की तरफ। तो लुप्त का मतलब होता है छिपा हुआ या छिप जाना या फिर गायब होना। क्या होगा, गायब होना, मतलब कि जो विसर्ग है वो गायब हो जाता है, छिप जाता है। कुछ वर्ण ऐसे आते हैं जिनमें विसर्ग गायब हो जाता है तो वो वर्ण ऐसे के ऐसे लिखे जाते हैं, तो वो कौन सी संधि होती है, लुप्त संधि होती है, जिसे लोप संधि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लोप, लोप हो जाना। ठीक है, लोप संधि, लुप्त संधि भी कहते हैं और लोप संधि भी कहते हैं। क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले आ या फिर और कोई भी स्वर हम बोल सकते हैं, स्वर हो और बाद में कोई भिन्न व्यंजन हो, ठीक है, कोई भी भिन्न वर्ण हम लिख सकते हैं, कोई भिन्न वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे निह प्लस रोग, ठीक है, तो निह प्लस रोग में देखिए पहले कोई स्वर आया है और बाद में र की मात्रा आई है, मतलब र आया है, और यहाँ पर भी नी प्लस रस में भी र व्यंजन आया है। तो देखिए क्या होगा कि ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा। अब देखिए इस र में ओ की मात्रा भी है और इस र में अ की मात्रा भी है। ठीक है, तो विसर्ग के पहले कोई स्वर है और बाद में भी कोई स्वर भी हो सकता है, वर्ण भी हो सकता है और स्वर भी हम कह सकते हैं हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। नी प्लस रोग, ठीक है, नी रोग हो गया, नी प्लस रस, नीरस हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सारे शब्द बनेंगे। तो ये है आपकी लुप्त संधि यानी कि लोप संधि। अब एक नियम और है कि विसर्ग, इसे हटा दीजिए, विसर्ग के बाद यदि क और ख आता है, जैसे इसके अंदर है विसर्ग के बाद क वर्ण आया है या ख या फिर प फ आता है, कौन कौन से, पहले विसर्ग आया, फिर प्लस, या तो क आया है या ख आया है या फिर प आया है या फिर फ आया है, इनमें से कोई वर्ण है पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इनमें से कोई व्यंजन आता है, इनमें से ही होना चाहिए, विसर्ग के बाद या क ख प और फ होना चाहिए, तो ये विसर्ग ये परिवर्तित नहीं होता है, ये ऐसा ही लिखा जाता है। अंतः प्लस करण, तो क्या कहलाएंगे इसे, अंतःकरण। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये अंतःकरण कहलाएगा। तो ये है आपका विसर्ग संधि। आज हमारी विसर्ग संधि क्या पूरी संधि कंप्लीट हो चुकी है। विसर्ग संधि के चारों भेद हमने आज पढ़े हैं। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग आज पूरा कंप्लीट, हमारा संधि का जो चैप्टर है वो 3 भागों में पूरा हुआ है। आपको अच्छे से समझ में आया है विसर्ग संधि क्या है। आप इसके उदाहरण और करिए, ठीक है, डेफिनेशन से नहीं, हम इसके जब हम प्रैक्टिस करेंगे यानी कि उदाहरण करते जाएंगे, इनके जो एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करते जाएंगे, तो हमें संधि आसानी से समझ में आएगी कि कौन सी सत्व है, सत्व में तीनों भेदों में अलग अलग कैसे निकल रही है। अगर श बन रहा है तो शत्व है, स बन रहा है तो सत्व है, और षटकोण वाला बन रहा है तो वो शत्व संधि कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर रेफ की मात्रा है, विसर्ग रेफ में बदल रही है तो ऋतु संधि में आ जाएगा। अगर विसर्ग ओम की मात्रा में कन्वर्ट हो रही है तो वह उत्व संधि कहलाएगा। मान लीजिए मनोहर या मनोबल करके शब्द दे दिया, आपको पूछ लिया कि आप बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप ना जो मनोबल
तो न में जो ओ की मात्रा है उससे आप बता सकते हैं कि इसमें उत्व संधि है। और अगर निर्गम, ठीक है, निर्गम आ गया तो र रेफ की मात्रा से आप बता सकते हैं कि ये कौन सी है, विसर्ग की रुत्व संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और निरोग, निरोग लिख दिया तो नि प्लस रोग की रोग नहीं है, इस प्रकार से अगर शब्द बना है तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो विसर्ग है वो लुप्त हो चुका है, इसलिए लुप्त संधि के अंतर्गत आएगा। तो अच्छे से समझ में आई होगी आपको ये विसर्ग संधि। आगे नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।